अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया। आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो है एमएलसी पुंछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं प्रदीप शर्मा। हम उनसे बात करेंगे जैसे टीडीसी इलेक्शन चल रहे हैं हमारी यूटी में, तो कैसा माहौल है और लोग किस तरह से जो भाजपा है उसके बारे में क्या बातें चल रही हैं और अपोजिशन किस तरह से बीजेपी के बारे में बोल रही है, उनसे हम बात करेंगे। तो शुरू में ही सबसे पहले हम बात करते हैं उनसे, प्रॉपर्टी टैक्स ये क्या है और इस पे भाजपा की पॉलिसी क्या है। जो लोग हैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा यहाँ जम्मू कश्मीर में इस बार डीडीसी इलेक्शन जीत जाती है, इलेक्शन तो बहुत छोटा सा है ये, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि कहीं हमारी प्रॉपर्टी ना चली जाए। इन बातों का जो है लोकल्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है और लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। मैं वैसे आपका शुक्रिया, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, आप लेने के लिए यहाँ पर आए, पर आपसे बात करने का भी मौका मिला। आपने प्रॉपर्टी टैक्स की बात की। मैं आपसे को इतना ही बता देना चाहता हूँ कि जो पंजाब है, दिल्ली है, ऐसी बहुत सी स्टेटें हैं जहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स लगा हुआ है। प्रॉपर्टी टैक्स लगने से प्रॉपर्टी छीन ली जाती है। अगर मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा मकान है, मेरा सब कुछ है, अगर वो कमर्शियल है, तो अगर पैसे लेता हूँ तो थोड़ा सा अगर मैं गवर्नमेंट को देता हूँ, क्योंकि हमारी जो स्टेट है वो हिंदुस्तान जो है वो 135 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है। हमारा जो स्टेट है 135 लाख लोगों की, 135 लाख मतलब 1 करोड़ 35 लाख लोगों का हमारा जम्मू कश्मीर है। तो हमें जब तक हम पूरे हिंदुस्तान के साथ नहीं चलेंगे तो 1% हम बनते हैं जम्मू कश्मीर वाले, हम लोगों के पैरों के नीचे आ जाएंगे। अब मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि हमारे पर टैक्स लगना चाहिए, पर मैं ये कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट चलानी है, अपने स्टेट को चलाना है, स्टेट को रनिंग पोजीशन में डालना है, या तो वही है कि हर साल आप मुलाजमों की जो पे है वो भी आप सेंटर से हाथ जोड़कर मांगो, बिजली है उसका भी आपको कभी कट हो जाता है, कभी वहां से मांगो। पर प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो ऐसी बात नहीं है किसी की जमीन नहीं छीनेगी। पर मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे एलजी साहब ने, जो हमारी स्टेट में जो एलजी हैं, उन्होंने ये कहा है कि कोई प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं लगने वाला है। ये भ्रम है और ये झूठ है। आप इस झूठ को लोगों को, ये झूठ है, कोई प्रॉपर्टी टैक्स का कोई मसला नहीं है। सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर में पीस एंड डिग्निटी के लिए हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को साथ लेके चलना है, उस पे भाजपा कैसे काम कर रही है? देखो मेरी बात सुनो, जम्मू कश्मीर लोगों को साथ लेकर चलने के लिए ही जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो जब तक ये सब हमारे साथ ही चल रहे हैं। हम जब तक दिल्ली के साथ नहीं चलेंगे, हिंदुस्तान के साथ नहीं चलेंगे, जम्मू कश्मीर का लोग ऐसे ही चलेंगे। आप मुझे लगता नहीं आपने क्वेश्चन क्या किया, पर अभी तो जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान इकट्ठे चल रहे हैं। लेकिन लोग इस तरह से जो गुपकार हैं, गुपकार अलायंस जो है, जिसको नाम दिया गया है कि ये एक गैंग है, ये एंटी नेशनलिस्ट है, उनका जिस तरह से आर्टिकल को लेकर कहना है कि हम आर्टिकल जो है आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है? और वो उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के जो बेसिक राइट्स हैं वो हमसे छीन गए हैं, इसीलिए जो जम्मू कश्मीर है इसके लिए एक अलग इसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए और वो हमें वापस लानी चाहिए। मैडम, जम्मू कश्मीर के राइट ना किसने छीने हैं ना वो छीन सकता है। जम्मू कश्मीर जो है सिर्फ 2 परिवारों का था, तीन लोगों का था। एक फारूक अब्दुल्ले का परिवार था, शेख अब्दुल्ले का परिवार था, एक जो है महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती सईद का परिवार था, और तीसरा यहाँ पर गुलाम नबी आजाद था। चौथे किसी का तो परिवार जो जम्मू कश्मीर नहीं था। ये राजू का राज खत्म हो गया, लेकिन ये नए राजे जो है जम्मू कश्मीर के ऊपर राज करने के लिए तीनों आगे। आप कश्मीर में जाओगे, जितने बड़े जो आपको होटल मिलेंगे, जितनी जगह बड़ी कोई बिजनेस जहाँ पर होता है, वो बड़े बड़े जो सिस्टम है वो सब इन्हीं के नाम पे है। इनकी पतियां हैं, इनका 10% है, कहीं पर शेयर है, इनके 50% शेयर है, कहीं पर 70% शेयर है। ये इन्होंने जम्मू कश्मीर को जरख्रीज बनाया हुआ था। मैं आपसे कहूंगा कि अगर 370 जो है ये अगर खत्म हुआ है, हम दिल्ली के साथ मिले हैं, दिल्ली वाले, अब हमारी जो है वो तरक्की होगी। आपने देखा जब से ये गवर्नर राज आया है, जम्मू में पहली बार फ्लाईओवर बन रहा है, जम्मू में बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। अब जो टूरिज्म का पैसा आएगा, और पहले तो हमें पता ही नहीं था क्या 90% पैसा कश्मीर में चला जाता था, 10% यहाँ आता था। बाकी ये गुफकार की आपने बात की, ये गुफकार है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा।
वो एक भानुमति थी, उसने कहीं से कुछ इकट्ठा किया, कहीं से कुछ इकट्ठा किया तो अपना परिवार बना लिया, किसी का कोई इकट्ठा किया। तो ये कभी इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, सिर्फ ये इलेक्शन के लिए इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने इलेक्शन लड़ना है और उनको मुद्दा नहीं था इनके पास, इन्होंने इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक जगह पर एक खड़ा करते हैं, फिर दूसरा खड़ा करते हैं, फिर कांग्रेस के साथ कभी मिलते हैं। जहाँ कांग्रेस सोचे जीत रही है वहां पर जो कोई पार्टी हमारा कोई कैंडिडेट खड़ा हो गया उसको वैसा ही कैंडिडेट देते हैं। ये मिलकर इनकी कोशिश है कि बीजेपी को हराना है, बस इनका और कोई एजेंडा नहीं है। इनका कोई एजेंडा नहीं है। 370 जहाँ पर आएगा वो तो सारे मुद्दे दफन हो गए हैं। 370 70 सालों में भी नहीं आएगा यहाँ पर। और ये तो हो ही नहीं सकता है कि 370 या 35 से यहाँ पर लगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ आता था। बाकी ये गुफकार की आपने बात की, ये गुफकार है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। वो एक भानुमति थी, उसने कहीं से कुछ इकट्ठा किया, कहीं से कुछ इकट्ठा किया तो अपना परिवार बना लिया, किसी का कोई इकट्ठा किया। तो ये कभी इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, सिर्फ ये इलेक्शन के लिए इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने इलेक्शन लड़ना है और उनको मुद्दा नहीं था इनके पास, इन्होंने इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक जगह पर एक खड़ा करते हैं, फिर दूसरा खड़ा करते हैं, फिर कांग्रेस के साथ कभी मिलते हैं। जहाँ कांग्रेस सोचे जीत रही है वहां पर जो कोई पार्टी हमारा कोई कैंडिडेट खड़ा हो गया उसको वैसा ही कैंडिडेट देते हैं। ये मिलकर इनकी कोशिश है कि बीजेपी को हराना है, बस इनका और कोई एजेंडा नहीं है। इनका कोई एजेंडा नहीं है। 370 जहाँ पर आएगा वो तो सारे मुद्दे दफन हो गए हैं। 370 70 सालों में भी नहीं आएगा यहाँ पर। और ये तो हो ही नहीं सकता है कि 370 या 35 से यहाँ पर लगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि हमें सबको, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमें दिल्ली के साथ मिलकर हमें चलना चाहिए। आप बड़े बड़े भाषण करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये हमारा जो खुद का हमारा जो एक्स चीफ मिनिस्टर है फारूक अब्दुल्ला, और एक्स चीफ मिनिस्टर भी नहीं कहूँगा, मेंबर पार्लियामेंट, तनख्वाह वो रहता है दिल्ली के अकाउंट में से, तो चाइना से मदद मांग रहे हैं, ये कौन सी बात है? पीडीपी वाले पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं, ये कौन सी बात है? ये गुफ्कार रोड नहीं है, गुफ्कार एजेंडा नहीं है, ये एंटी इंडियन एजेंडा है और हर हिंदुस्तानी के खिलाफ है, चाहे वो हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे वो सिख हो। मैं आपको कहूँगा कि ये दहशतगर्दों से ही बड़े दहशतगर्द हैं ये जो लोग गुफ्कार एजेंडे में बैठे हुए। सर, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का दौर था 2002 में, जब भाजपा की सरकार थी हिंदुस्तान में, तब उमर अब्दुल्ला मंत्री थे यहाँ पे, और 2015 में जिस तरह से पीडीपी के साथ अलायंस किया गया और अब उनको एंटी नेशनलिस्ट क्यों कहा जा रहा है और ये गुपकार का नाम उन्हें क्यों दिया गया है? मैं तो ये सोचता हूँ वो बीजेपी में अलायंस थे। आज भी अगर बीजेपी वो तो बेचारे सोचते हैं हमें ये अलायंस नहीं बनाते हैं, वो तो आज भी अलायंस बनने के लिए तैयार हो जाए, पीडीपी या एनसी या कांग्रेस। मैं पीडीपी और एनसी की बात करूंगा। पर एक बात है कि तब वो ऐसी बोलियां नहीं बोलते थे, अब वो ऐसी बोलियां बोलते हैं क्योंकि इनके जमीन पैरों थले से जमीन खिसक गई, उसी वजह से ये जो गुफ्कार एजेंडा बना। और क्या है? ये कहा जा रहा है कि भाजपा ने हिंदुस्तान को लूट के खाया और जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भाजपा लूट के खा रही है। जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स और एक्ट जो है लैंड एक्ट पास किए, रोशनी एक्ट, ये सब किया, इस तरह से गरीब पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो क्या कहना आपका इस पर, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि भाजपा जम्मू कश्मीर को लूट के खा रही है? मैं तो सोचता हूँ ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये जो गुफ्कार एजेंडा जो जैसी बातें कर रहे हैं, सबसे बड़ा अगर हिंदुस्तान को किसी ने लूटा है, आज तक कोई इनके हिसाब नहीं हुआ, कोई इनका कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ा अगर डाके मारे इन्होंने, जेके बैंक में डाके मारे, ऐसी बहुत सी जगह पर रोशनी एक्ट बनाया, ये भी एक बहुत बड़ी चोरी थी रोशनी एक्ट। एक आदमी ने 1,000 कनाल 2,000 कनाल जो है लीडरों ने जमीनें लाट करवा ली। मैं सोचता हूँ कि 70 साल इन्होंने मुल्क को लूटा है और जो भारतीय जनता पार्टी अब आई है, अब मैं सोचता हूँ कि चोरों से जो है हिसाब तो बीजेपी लेगी। इनको वही परेशानी हो रही है, कभी ये किसी क्रिकेट घोटाले में फंस रही है, कभी ये किसी घोटाले में फंस रहे हैं, कभी एएनआई इनके ऊपर रेड मार रही है, कभी सीबीआई रेड मार रही है। इसीलिए मार रही है, चोरों के ऊपर सब रेड मारते हैं। और आप ये देखोगे कि जल्दी ही इनकी प्राप्तियां जो है वो सारी कुड़क हो जाएंगी और ये लोग सारे सामने आ जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला के पास जो है, जाओ देखो ठीडी में कितनी 100 कनाल जमीन है, इन सब के पास लाखों हजारों कनाल जमीन जो बेनाम प्राप्तियां इनके पास हैं। ऐसी तो 70-80 कनाल तो इसके नाम है, पर बेनाम प्राप्तियां 400-400, 500-500, 10,000 कनाल जमीन इनके नाम बेनाम प्राप्तियां हैं जो इन्होंने अंदर रखी हुई हैं और इनको हिस्से आ रहे हैं। ये जब स्टेट का माहौल खराब होता है, जब लंदन में भाग जाते हैं, जब फिर आकर चीफ मिनिस्टर बनने का टाइम होता है फिर वापस आ जाते हैं। ये लोग क्या भाजपा के ऊपर इल्जाम लगाएंगे? भाजपा जो है वो देशभक्त पार्टी है। ये हमारे प्रधानमंत्री वो जो है वो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। वो कभी किसी हिंदू की बात नहीं करते हैं, किसी सिख की बात नहीं करते हैं, किसी मुसलमान की बात नहीं करते हैं। कोई भी स्कीम बनती है वो सबके लिए।
सर हमेशा पार्टियां एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करती हैं, इसने ये किया वो किया, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी सब करते हैं, कभी डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं होती? जहाँ पे एक तरफ बात की जा रही है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा डिजिटल इंडिया की, वहीं जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे बॉर्डर एरिया हैं जहाँ, जैसे हमारे पुंछ में दगवार माल्टी वाला एरिया, जहाँ पे अभी तक 2G नेटवर्क भी नहीं आ रहा, बच्चों की स्टडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन था, इस बात पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? मैं ये कहूँगा कि डेवलपमेंट भी जरूरी है, 2G भी जरूरी है, 4G भी जरूरी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जम्मू कश्मीर में 4G जो है, हमने पार्टी से बात की है, बहाल हो, लोगों को इसकी फैसिलिटी जरूर मिलनी चाहिए। मैं पार्टी से रिक्वेस्ट करूँगा और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से, होम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगा। सर जम्मू के यूथ की डिमांड है कि 4G दो और वोट लो। वही मैं 4G के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। 4G आएगा, वो तरीक़ेकार से आएगा, उन्होंने लाना है 4G, क्योंकि कितनी देर आप लोगों को 4G या 2G जैसे इन चीज़ों से बचा कर रखोगे, क्योंकि इसके बगैर जो है आपकी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती है। वो उसका हकदार तो मैं खुद, मैं सोचता हूँ उसके बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ खुद के मिलना चाहिए, और मैं अपने सेंटर से बात कर रहा हूँ। सर जहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है, हमारा बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे आए दिन शेलिंग होती है, आप और हम सब देखते हैं कि हज़ारों लोगों को जानी माली नुकसान दोनों तरह से होता है, लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं और उनको अपनी जानें भी गंवानी पड़ रही है, लेकिन अभी तक बंकर्स नहीं मिले। ये क्यों नहीं मिले और इसके पीछे रीज़न क्या है? हाँ, ये बात आपने ठीक पूछी, पर मैं आपसे एक बात कहूँगा कि 70 सालों में एक बंकर नहीं बना था। अब बीजेपी की हुकूमत आई तो बंकर बनने शुरू हुए हैं, एक तरफ से शुरू हुए हैं, आस्ता आस्ता सब जगह बन जाएंगे। अभी 4300 के 4400 बैंकर आए हैं डिस्ट्रिक्ट में, अभी और बैंकर आएंगे, और कोई भी आदमी जिसको जहाँ पर गोलाबारी होती है, हर आदमी को बैंकर भी मिलेगा, हर आदमी को उसकी पूरी फैसिलिटी मिलेगी। अभी देखो, पहले कोई आदमी मर जाता था तो उसको रिलीफ के तौर पर उसको आपने देखा होगा 25,000 या 50,000 मिलता था, अब उसको SRO-43 के तहत नौकरी मिलती है, उसको 5 लाख रुपये मिलता है। फिर सबसे बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर पूरे को उन्होंने गोल्डन कार्ड जो है, आयुष्मान भारत जो है, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लेकर आई। ऐसी बातें करो, कितना बड़ा डेवलपमेंट बीजेपी के हिंदुस्तान के लिए हुआ है। एक आदमी अगर बीमार होता है उसको 5 लाख रुपये मिलता है, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट की बात है। तो मैं कहूँगा कि इन चीज़ों को आपको उजागर करना चाहिए। सर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मसला है हमारे देश में, और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, और पुंछ में देखा जाए तो ये उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ पुंछ रजौरी के 20,000 यूथ जो हैं वो यहाँ से मुंबई, कलकत्ता वहाँ पे जाके होम गार्ड की, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी जो है वहाँ पे कर रहे हैं, और उसके बाद 60,000 जो डेली वीज़र जो है वो रोड पे आए दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए। तो डेवलपमेंट की और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं हो रही? और डेवलपमेंट की बात जो है, उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था और अमित शाह जी ने जो कहा था कि हमारा जितना भी पैसा आता है वो लखनपुर बॉर्डर पे करप्ट हो जाता है, वो जम्मू कश्मीर में लाना होगा हमें। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ा रीज़न है। हमारे पुंछ में जिस तरह से ड्रग्स एक बहुत कॉमन हो गया है, हम सब देख रहे हैं, टीवी पे न्यूज़ पे सुनते हैं कि कितने यूथ हमारे किस तरह से ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। पर मैं एक बात आपसे कहूँगा कि ये जो डेली बिजनेस का मसला है, ये तो कांग्रेस के राज में लगे हुए हैं। हर जिस मिनिस्टर की मर्जी आई, जिस एक्शन की मर्जी आई, जिसका दिल करता था वो लोगों को लगा देता था, आप फलानी पाइप करो। पर अब तो कुछ ना कुछ उनको पैसे भी मिलने शुरू हो गए हैं। आगे उनको और ज़्यादा उनको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। पर जहाँ तक ड्रग्स का मसला है, तो ये जो पूरे ड्रग्स की पूरी कोशिश कर रही है हमारी सरकार कि इसको रोका जाए। और जहाँ तक अनएम्प्लॉयड का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ख़त्म नहीं हो सकती है कि आप सबको सरकारी नौकरियाँ दो। हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ अपने प्राइवेट काम करने पड़ेंगे। एक आदमी काम करेगा, जो प्रधानमंत्री की एक योजना है स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल के हिसाब से हमें काम सीख कर आगे आपको काम भी करने पड़ेंगे, तब भी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकती है। ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं हो सकती है कि सब सरकारी मुलाजिम हो जाए, तो फिर गवर्नमेंट तनख्वाह कहाँ से देगी, पैसे कहाँ से देगी, ये एक प्रॉब्लम है। ये पहले बीडीसी इलेक्शन हुए, हमारे पंचायत के इलेक्शन में बीडीसी इलेक्शन हुए, वहाँ पे चुना गया था कि जो बीडीसी कैंडिडेट होंगे वो अपने डीडीसी को चुनेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होगा उसको चुनेंगे, ताकि वो डेवलपमेंट के लिए आगे आ सके। लेकिन फिर ये डीडीसी इलेक्शन क्यों, असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं? मैडम देखो, पहली बार ऐसा हो रहा है कि डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं। बीडीसी पहले हुए, उनको अपनी पावरें हैं। डीडीसी ये कौंसल बनेंगे, ये एक चेयरमैन चुनेंगे, इनकी अपनी पावरें हैं। ये सारी पावर जो है वो एक जगह पर तो नहीं मिली है ना, सबको अलग अलग मिली है। सरपंचों को अपनी पावर है, पंचों को अपनी है, बीडीसी को अपनी है, डीडीसी को अपनी है। इसके साथ मैं सोचता हूँ डेवलपमेंट होगी, तरक्की होगी। पहले
हमारे पास सिर्फ वो 11 लोग थे जो पीडीसी के जो हमारा ध्यान रखते, अब 14 और आ गए हैं, एक चेयरमैन अलग से बनेगा और आ गया। और मैं सोचता हूँ कि जितनी ज़्यादा लोगों के हाथों में पावर जाएगी, जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, नहीं तो लिमिटेड लोग थे, 3 MLA, उनसे मिलना मुश्किल होता था। आज अगर डीडीसी कोई जीतता है आदमी उसके पास भी जाएगा, बीडीसी वाला कोई जीता हुआ है उसके पास भी जाते हैं, सरपंच के पास भी जाते हैं, पंच के पास भी जाते हैं, MLA MLC के पास भी जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि इससे जो पावर है वो बटी है, पावर बटने से जो है लोगों को सहूलियत हुई है, आदमी उठकर किसी के घर में जाकर अपना काम करेगा। सर, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो किसी गैंग के साथ नहीं है, वो सिर्फ पीडीपी के साथ एक सीट शेयर कर रहे हैं, वो गुप्कार गैंग का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस क्यों कंफ्यूज है? और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पुंछ में हमारे जो कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट थे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट संजीव शर्मा, उन्होंने जिस तरह से रिजाइन दिया अपनी सीट से, उस पर आपका क्या कहना है? और ये क्या चल क्या रहा है हिंदुस्तान की जिस तरह से ये राजनीति है? क्योंकि जब तक हमारी डेमोक्रेसी जो है वो अच्छी नहीं होगी, उसमें कुछ सुधार नहीं आएगा, तब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। है तो कांग्रेस जो है वो डूबता हुआ जहाज है। ये संजीव शर्मा ने किया है, कांग्रेस में से मैक्सिमम लोग भाग रहे हैं, तो ये जहाज जल्दी ही डूब जाएगा। तो सीट शेयरिंग का क्या है, ये सब जगह इन्होंने सीट शेयरिंग की हुई है, लोगों को दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। अभी आप देखो, अब हमारा अब्दुल गनी जो है कैंडिडेट है, उसके ऊपर गुलाम नबी का फोटो भी लगा हुआ है, फारूक अब्दुल्ला का लगा हुआ है, जो उसने पोस्टर बनाया हुआ है, महबूबा मुफ्ती का लगा हुआ है, जो वो खड़े हैं उनके ऊपर भी सबके लगे हुए हैं। ये एक ही लाइन है, ऐसे लोगों को दिखाने के लिए लग गया, पर बिल्कुल इनकी नानी दादी सब कुछ। तो जिस तरह से इलेक्शन के टाइम पे हर एक लीडर के द्वारा हमसे वादे किए जाते हैं गरीब इंसान के कि वो हमारी डेवलपमेंट करेंगे, हमें रोड फैसिलिटीज़ देंगे, हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, हमारी आवाज़ जो है वो सेंटर तक पहुंचाएंगे ताकि हमारा बेटर फ्यूचर हो सके, हमारे आने वाली नस्लों का बेटर फ्यूचर हो सके। तो इस पर आपका क्या कहना है? लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुए, ना तो हमें लीडर कोई दिखता है और ना ही वो हमारे वादे पूरे होते हैं। मैडम जी, मैं यही कहूँगा कि इलेक्शन के टाइम आप देख रहे हो बड़े बड़े लीडर जम्मू से आ गए हैं, कुछ इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी की मां लड़ रही है, किसी का भाई लड़ रहा है, किसी की बहन लड़ रही है। जब कोरोना हुआ इनमें से एक भी पूछ पे नहीं था, इन्होंने किसी के साथ इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, किसी को हाथ तो वैसे ही मिलाना पाप था, किसी को कोई मदद नहीं की, खाना किसी को नहीं खिलाया, कोई मदद नहीं की। अब इलेक्शन हो गए तो ये सब लोग आ गए हैं, सबके मसीहा बनकर, कोई गुजर बनकर आ गया, कोई पहाड़ी बनकर आ गया, कोई हिंदू बनकर आ गया, कोई मुसलमान बन के आ गया। पर मैं एक बात कहूँगा कि आपने ठीक कहा कि अगर मेरे घर के बाहर रोड टूटी हुई है, पिछले 20 साल से मैं लीडर हूँ कांग्रेस का बड़ा, मैं गनी साहब को भी कहूँगा कि पहले आप अपना घर संभालो, आपके घर की रोडें ठीक नहीं है, पहले उनको ठीक करो। तो मुझे लगता है कि पहले आप उनको ठीक करो तो लोगों को आप पर विश्वास आए। आपका घर ही ठीक नहीं है तो आपने यहाँ पुंछ में आकर, वहाँ से आकर आप पुंछ में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपके इलेक्शन का कोई यहाँ पर फायदा है। तो वो मैं यही कहूँगा कि क्या बताऊँ फिर, ये बस लीडर हैं, इलेक्शन लड़ने के बाद सब जो जीतेगा। सर, जो कास्ट सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ पे बहुत रिवाज बन गया है। हम लोग क्या करते हैं, अगर जब भी इलेक्शंस का टाइम होता है हम लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं, कहीं ना कहीं उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं, जो कास्ट सिस्टम पे, रिलीजनिज्म पे, ये सब क्या है और ये क्यों है और इसका कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं? मैडम, ये हिंदुस्तान है, ये आपको क्या कहूँ, जब तक इलेक्शन नहीं होते हमें नहीं पता होता हम गुज्जर हैं, पहाड़ी हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, पर जब इलेक्शन आते हैं तो ये लीडर ही हमें बता देते हैं। अब देखो ये ढोल बज रहा है, गुज्जर है, बकले, पहाड़ी बकले, फलाने बकले, फलाने बकले, यही चीज़ें हमारी डेवलपमेंट नहीं होती। अगर हम एक ईमानदार और सच्चे आदमी को, अच्छे आदमी को बोल दें, जैसे हमारे चिश्ती साहब खड़े हैं जिला में से, तो चिश्ती एक ईमानदार आदमी है, सच्चा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। अगर ऐसे आदमी को आप जाएँ जिसको कोई लालच नहीं है, जो लोगों की मदद करता है, अगर ऐसे आदमी को आप वोट दें, ऐसा आदमी जीत कर आते हैं, मैं सोचता हूँ कि बेटर डेवलपमेंट हो सकती है, ना कि ऐसे हो सकती है कि मुझे घर का पता नहीं है तो मैं दुनिया को सुधारने जा रहा हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि हम सबको ये कास्टिज्म ये सब कुछ छोड़कर एक अच्छे ईमानदार आदमी को चुनना चाहिए। इलेक्शन होंगे, चाहे कोई जीतेगा चाहे कोई हारेगा, तो जीत हमेशा भारत की होगी, हमारे मुल्क की। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रदीप शर्मा, MLC पुंछ, जिन्होंने हमें बताया कि भाजपा की क्या पॉलिसी है और किस तरह इलेक्शन के टाइम पे जो है लोगों को गुमराह किया जा रहा है कास्ट